एक बार फिर से टाइम आ गया है कि WWE बिहाइंड द सीन्स जाके हमको ये दिखाए कि आखिर जो चीजें उन्होंने लास्ट ईयर करी थी उसके पीछे के रियलिटी क्या थी, सीक्रेट्स क्या थी। और नेटफ्लिक्स पे अनरियल का सीजन 2 आ चुका है एंड देयर इज नो वन बेटर देन आयुष ऑन रेसल इंडिया टू एक्चुअली टेल यू कि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला है। तो भाई यहाँ पे इंतजार किस बात का है, शुरू करते हैं। दिस इज WWE अनरियल सीजन 2। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई एपिसोड नंबर 1 का जो नाम है वो नो डेज ऑफ है और यहाँ पे इस अनरियल सीरीज को हम थोड़ा एक डिफरेंट ट्विस्ट से कवर करेंगे। फटाफट से पहले तो जाके आप लाइक बटन को दबा दो, बिकॉज पांचों के पांचों एपिसोड्स की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं रेसल इंडिया पे। तो अगर आप नए हो और इस वीडियो से चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। लेकिन अनरियल को जो नो डेज ऑफ टाइटल दिया गया एपिसोड 1 में, वहां पे कुछ हमें जबकि इतने सारे सीक्रेट्स नहीं देखने को मिले हैं, हमको वहां पे ये जरूर देखने को मिला है कि एक WWE की सुपरस्टार की जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, स्पेशली जब बीच में उनकी फैमिली, उनके किड्स आ जाएं और उनको एक ब्रेक लेनी पड़े, और फिर वो कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है, किस तरीके से एक चैलेंज लेके आता है उनके इस पूरे WWE करियर के अंदर। और इस एपिसोड में ये चीज दिखाई गई है थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड द मैन बेकी लिंच। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि कैसे सेथ रॉलिंस का जो नाम सेथ रॉलिंस पड़ा वो डस्टी रोड्स ने डिसाइड किया था बहुत सालों पहले, जब सेथ रॉलिंस WWE में अपना नाम बनाने के लिए डेवलपमेंटल के थ्रू आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि बेकी के साथ जब उनका रिलेशनशिप आया, उसके बाद उनकी शादी हुई, तो कुआई आइलैंड पे उनकी शादी हुई जहाँ पे सिर्फ 20 लोग आए और उनका पहला वेडिंग डांस भी जो था ना, वो वहां कोई डीजे वगैरह नहीं था। सेथ रॉलिंस ने मोबाइल को रखा एक बोल में ताकि आवाज थोड़ी गूंज कर आए और उस पर उन्होंने बेकी के साथ डांस करा। तो बहुत ही लो की तरीके से इन्होंने शादी करी थी। और ये अगर आप देखेंगे भी किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने कपड़े पहने हुए थे अपनी शादी में, तो ये बंदा लग नहीं रहा था कि भाई कोई सज धज के आया अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा। तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एक शादी इन्होंने करी थी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी दिखाया जाता है फिर जर्नी जो बेकी लिंच की रही है WWE में, कि कैसे उन्होंने एक आयरिश लड़की थी, वो एक पॉइंट पे स्टार्ट किया था जब, एंड नाउ शी हैज बिकम द मैन इन WWE। और ये भी दिखाया जाता है और सबको याद ही है कि कैसे उस टाइम पे जब नाया जैक्स ने इतने साल पहले बेकी लिंच की नोज को ब्रेक किया था, तो वहां से उनके करियर में जो चेंज आया, जो ट्विस्ट आया, वो आज जो बेकी लिंच हमें देखने को मिलती हैं उसमें रिजल्ट करता है। लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ शादी करने के बाद, इतना सक्सेस अचीव करने के बाद, ऑलमोस्ट एक पावर कपल बनने के बाद WWE के अंदर, जब फाइनली इनकी डॉटर हुई रू लोपेज, बिकॉज सेथ रॉलिंस का नाम कोल्बी लोपेज है और बेकी लिंच कहती हैं कि मेरे को उसको सेथ बुलाने में कोई इतना अजीब सा लगता है तो मैं उसको कोल्बी ही बुलाऊंगी। इनफैक्ट पोस्ट ओपिनियन में भी वो सेथ को कोल्बी बुला रही थी। और यहाँ पे जब उनकी बेटी हुई उसके बाद कुछ टाइम के लिए बेकी लिंच ने लास्ट ईयर WWE से ब्रेक मांगी, यानी कि 2024 में। और बेकी लिंच ने बोला कि भाई ट्रिपल एच, मेरे को कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैं तेरे से अभी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे करियर को थोड़ी देर पे पॉज पे डाल देते हैं। और ट्रिपल एच को ऑब्वियसली पता है कि भाई बेकी जैसी बंदी तो ऐसा तो करेगी नहीं कि कल को AEW चली गई या कुछ और कर लिया, बिकॉज उतने क्लोज हैं वो WWE के। सेथ रॉलिंस उनके हस्बैंड हैं, तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं। WWE उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तैयार ही रखेंगे और ट्रिपल एच ने इस बात के लिए अग्री करा। लेकिन फाइनली जो डिसाइड हुआ कि बेकी लिंच वापस आएंगी, दैट वाज फॉर रेसलमेनिया 41। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ना हमको ये नहीं दिखाया गया कि बहुत सारे सीक्रेट्स थे कि कैसे बेकी को लाएंगे। सिर्फ क्रिएटिव रूम में, राइटर्स रूम का जो यहाँ पे दिखाया गया वो यही था कि बेकी को लाना है एज अ लायरास टैग टीम पार्टनर, ताकि लायरा के लिए भी वहां पे इम्पैक्ट बन सके। और दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें दिखाई गई। पहली कि जब बेकी लिंच अपने रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो वो सेथ रॉलिंस के साथ रेसलिंग स्कूल में ट्रेन कर रही थी, और ये देखने को मिल रहा था कि कैसे, जबकि ऑब्वियसली वो अपना स्किल तो नहीं भूली हैं, लेकिन इतने टाइम से जब तुम एक रेसलिंग रिंग के बाहर रहते हो तो तुम्हारी रिंग रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि एक छोटे से बम्प पे भी तुम्हें बैक में दर्द होता है, स्टिफनेस फील होती है, जो कि अगर तुम हर रोज मैच परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें उतना पता नहीं लगता, या फिर तुम्हारी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। तो वो एक चैलेंज रहता है जब तुम एक ब्रेक ले लेते हो कि वापस तुम्हें आना है। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस जैसा बंदा, जो कि एक सबसे बड़ा मैस्कॉट है नो डेज ऑफ मोटो का,
वो यहाँ पे बेकी लिंच की मदद कर रहा था उनके रिटर्न के लिए। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि लायरा वेल्कीरिया, जो कि खुद एक आयरिश रेसलर है, किस तरीके से 2018 में बेकी लिंच उनके ट्रेनिंग स्कूल में गई थी और एक इंस्पिरेशन मानती थी लायरा बेकी को जब बेकी WWE में आई थी, और उन्हीं को देख के काइंड ऑफ लायरा का मन बना WWE में आने का। और आज वो दिन आ चुका है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर उनकी टैग टीम पार्टनर के फॉर्म में बेकी लिंच का रिटर्न हो रहा है। तो वो एक ऑब्वियसली बहुत बढ़िया चीज थी वहां पे, और इन्होंने टैग टीम टाइटल्स भी जीते। और नेक्स्ट नाइट ऑन मंडे नाइट रॉ ही बेकी लिंच का हील टर्न देखने को मिलता है, जो कि स्टोरी में एक ट्विस्ट था। और फिर उसके बाद बेकी लिंच और लायरा की जो स्टोरी लाइन चली फॉर द विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, उसके बारे में तो हमें पता है कि कितनी गजब की थी वो, और कितनी ज्यादा हमें बढ़िया चीजें और मैचेस वहां पे देखने को मिली हैं। लेकिन रेसलमेनिया 41 जब खत्म हो जाती है तो ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं कि एक राइटर्स रूम के लिए ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है WWE में, बिकॉज रेसलमेनिया में दो चीजें तुमने कर दी। एक तो जो इतनी लंबी देर से लॉन्ग टर्म स्टोरीज चल रही थी वो खत्म हो चुकी हैं, और कुछ स्टोरीज जो तुमने नई शुरू करी हैं वो अभी शुरू हुई हैं, तो तुम उसका मैच नहीं कर सकते सीधा, तुम्हें कुछ स्टोरी पहले दिखानी पड़ेगी ना। तो जो बैकलैश PLE आता है रेसलमेनिया के बाद, उसको बुक करना एक बहुत बड़ा पेन इन दी एस है, एक चैलेंज है, मुश्किल चीज रहती है। और उस पॉइंट पे उनको कुछ फ्रेश चाहिए था, इसलिए उनका ध्यान गया टुवर्ड्स पैट मैकेफी। और यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पैट मैकेफी का दिखाया गया कि कैसे माइकल कोल की जब नजर पड़ी थी पैट मैकेफी पे, बंदा एक टाइम पे NFL में प्लेयर था भाई, प्रोफेशनल एथलीट रह चुका है। तो यहाँ पे NXT से प्री शो से उन्होंने स्टार्ट किया अपना WWE की जर्नी, रेसलमेनिया के प्री शो तक गए, और अब माइकल कोल के साथ बैठ के फुल टाइम कमेंट्री कर रहे हैं WWE के अंदर। तो पैट मैकेफी की जर्नी काफी बढ़िया थी, और ये स्टोरी की गुंथर के सामने पैट मैकेफी को रखा जाए काफी बढ़िया है कि कैसे वो माइकल कोल को अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए सामने आके एक फाइट पुट ऑन करेगा। और इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, मैच का रिजल्ट क्या था, वो तो हमको पता ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बैकस्टेज चीज जो यहाँ पे बताई गई, राइटर्स रूम के अंदर बात हो रही थी कि किस तरीके से गुंथर और पैट मैकेफी को बुक करना चाहिए। और यहाँ पे पता लगता है कि कुछ राइटर्स बोल रहे थे कि क्यों ना हम पैट मैकेफी को एक क्विक विक्ट्री दे दें ओवर गुंथर, यानी कि एकदम से जो विक्ट्री हो जाती है ना, जैसे रोल अप टाइप, ताकि उसके बाद उनके होम टाउन इंडियाना में उनको एक रीमैच मिल जाए अपने होम टाउन में दोबारा गुंथर के साथ। लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि यार गुंथर जैसा बंदा जो भी वर्ल्ड टाइटल हार के आ रहा है रेसलमेनिया में, वो आखिर कैसे इस पॉइंट पे पैट मैकेफी से भी हार सकता है, उसका कैरेक्टर का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे पिच जरूर करा गया था कि पैट मैकेफी गुंथर को हरा देंगे बैकलैश के अंदर, लेकिन एट द एंड वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन गुंथर ने इतना जरूर करा कि पैट मैकेफी को हराने के बाद उनको स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और उनको थोड़ा ओवर जरूर किया, उनको रिस्पेक्ट देके आफ्टर दैट मैच। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और उसके बाद बैक स्टेज जब पैट मैकेफी जाते हैं तो सीना उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वहां पे ट्रिपल एच कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑब्वियसली लोग काफी खुश थे उनकी परफॉर्मेंस से, गुंथर से भी काफी खुश थे। लेकिन यहां पे जो एक और चीज हमें देखने को मिली थी एट बैकलैश, वो था बेकी लिंच और लायरा का मैच। और इस मैच में हमें चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, और हमें पता है कि कैसे लायरा उस मैच को जीत गई थी। लेकिन जैसे ही वो मैच खत्म होता है तो बेकी लिंच लायरा पे अटैक कर देती हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ट्रिपल एच बेकी को समझा रहे थे कि तूने जबकि जो किया वो स्क्रिप्ट में था, वो ठीक है, लेकिन तूने भाई बेल बजते ही, मैच खत्म होते ही लायरा को अटैक क्यों कर दिया? उस पॉइंट पे थोड़ा क्राउड को टाइम तो देती तू रिएक्ट करने के लिए कि लायरा चैंपियनशिप जीती है। बिकॉज उस पॉइंट पे इतनी जल्दी बेकी ने अटैक कर दिया कि क्राउड को मौका नहीं मिला उसको रिएक्ट करने को, और मे बी उस मोमेंट को और बेटर यूज किया जा सकता था। और एक चीज जो आप कॉमन देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में और इसमें भी, कि बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, ये जो टॉप वाले स्टार्स है ना भाई, ये अपने आप को ब्लेम करते हैं जब कुछ गलत हो जाए, भले ही गलती उनकी हो या ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जो परफॉर्मेंस हम देने गए थे, भले ही अपोनेंट की भी गलती हो गई, उन पे भी नाम आएगा कि उनका मैच खराब हो गया, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज उनकी रेप्यूटेशन इतनी बड़ी है, वो इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो इस तरीके से ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा था रेदर देन सम सीक्रेट्स, लेकिन जो आने वाले एपिसोड्स हैं वहां जेन्युइनली बढ़िया बातें हमें देखने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून रहो, कल ही सुबह आपको एपिसोड 2 और कल शाम को मोस्ट लाइकली या परसों सुबह आपको एपिसोड 3 और बहुत ही जल्दी बाकी 4 और 5 भी देखने को मिल जाएगा। स्टे ट्यून ऑन रेसल इंडिया गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।